बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेक्चर नंबर 3 ऑफ वीक 3। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन से तरीके होते हैं, कौन से डिफरेंट वेज होते हैं जिनकी मदद से आप पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डेटा कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डेटा कंप्यूटर तक किस तरह से जाता है, कौन से दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपने दो तरीके पढ़े थे, एक क्या पढ़ा था, इंटरप्ट, और दूसरा डीएमए। ठीक है, तो इंटरप्ट के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इंटरप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे होते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप में आप एक फ्लैश ड्राइव इंसर्ट कर रहे होते हो, तो क्या होता है, आप देख रहे होते हैं कि जो ये फ्लैश ड्राइव ये आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो, ठीक है, अटैच करते हो कंप्यूटर के साथ, तो फौरन से एक आपको मैसेज आ जाता है कि न्यू हार्डवेयर डिवाइस इज अटैच्ड। ठीक है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज अटैच्ड। ठीक है, वो आपको एक मैसेज शो कर रहा होता है। वो आपका मैसेज जो है वो किस तरह से शो होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बता रहा होता है सीपीयू को कि हमारी जो एक इनपुट डिवाइस जो है वो एक्टिव हो चुकी है, यानी कि वो अटैच है कंप्यूटर से, तो तुमने मैसेज शो करना है। अब सीपीयू क्या करेगा कि सारे का सारा काम जो होता है उसको सस्पेंड कर देगा, जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, और वो क्या करेगा, वो वाला मैसेज सबसे पहले यूजर को शो करवाएगा, उसके बाद वो वाला काम अगला जो भी वो पहले परफॉर्म कर रहा होता है वो काम करेगा। ठीक है, इसी तरह आप इंटरप्ट की एग्जांपल एक और इस तरह से ले सकते हैं कि आप जैसे कोई भी एक टीचर है, वो क्लास ले रहा है, ठीक है, लेकिन बाहर से कोई भी आ जाता है, कोई भी बंदा आ जाता है, कोई भी एक और क्लास से स्टूडेंट आ जाता है। ठीक है, अब वो टीचर क्या कर रहा है कि वो तमाम क्लास का जो लेक्चर है वो रोक के वो उस बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। तो उसके बाद जब वो उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा तो तब वो दोबारा से लेक्चर को कंटिन्यू करेगा। यानी बीच में क्या आ गया, एक इंटरप्ट आ गया, एक इंटरप्ट सिग्नल आ गया है। ठीक है, इस चीज को ही इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल होता है कि जब ये एक प्रोसेसर इशू करता है कमांड टू एन आईओ डिवाइस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है, सीपीयू ने परफॉर्म करना होता है। अब जब डिवाइस फ्री हो जाती है, वो सिग्नल जनरेट करती है सीपीयू को कि आई एम रेडी फॉर दैट, तो सीपीयू क्या करता है, वो सारे के सारे ऑपरेशन जो पहले से परफॉर्म कर रहा होता है उनको सस्पेंड करके आई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और उसके बाद अगली जो भी पहले से प्रोसेसिंग कर रहा होता है उसको कंटिन्यू करता है। तो इसमें होता क्या, डिसएडवांटेज इसका हमने क्या पढ़ा था कि सीपीयू को तमाम की तमाम जो भी उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो सस्पेंड करनी पड़ती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि कोई एडिशनल हार्डवेयर नहीं है और बहुत ही सिंपलर है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो इसमें सीपीयू इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, अगर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जैसे हम किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से, जैसे हम अगर सीडी ड्राइव डालते हैं या फ्लैश ड्राइव डालते हैं, उसकी मदद से हमने मेमोरी में डेटा को सेव करना है। ठीक है, मेमोरी में डेटा को सेव करना है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होगी। ठीक है, और यहाँ पे इंटरप्ट सिग्नल जो है वो जनरेट होगा क्योंकि हमने कोई भी इनपुट डिवाइस जो है वो इंसर्ट की है। ठीक है, हमने सीडी को इंसर्ट किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है दैट इज डीएमए। डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट यूजेस अ हार्डवेयर कंपोनेंट नोन एज डीएमए कंट्रोलर and this scheme transfer data between main memory and IO devices without using CPU. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब हमने इंटरप्ट में ये पढ़ा था कि इंटरप्ट में सीपीयू फौरन से जब उसको सिग्नल मिलता है वो सारी की सारी अपनी प्रोसेसिंग को सस्पेंड कर देता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर अगला काम करता है। ठीक है, जैसे किसी चीज को हमने राइट करवाना है, सीडी ड्राइव हमने इंसर्ट की, सीपीयू ने अपनी सारी प्रोसेसिंग को सस्पेंड किया, पहले मेमोरी में वो सारी चीजें फाइल्स कॉपी की, उसके बाद अगला काम किया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में नाम से ही जाहिर है कि हमने मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना है और इसके लिए हम एक हार्डवेयर यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर।
ठीक है। और इस डीएमए कंट्रोलर की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीएमए कंट्रोलर ये सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसका डेटा मेन मेमोरी तक लेके जाएगा, ट्रांसफर करेगा, लेकिन विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। ठीक है, सीपीयू अपना काम करता रहेगा, सीपीयू को बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। द प्रोसेसर इश्यूज आईओ कमांड व्हेन डेटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड. It can perform other processing after issuing the command. The data is transferred between main memory and IO device, and the IO unit issues a signal to CPU when the data transfer is complete. अब इसमें क्या होता है कि अगर प्रोसेसर को एक डेटा चाहिए, ठीक है, हम तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या करेगा, कमांड जारी करेगा कि मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ये वाला काम चाहिए। ठीक है, वो कमांड जारी करके अपना काम वो बाकी परफॉर्म करता रहेगा। अब बीच में डीएमए कंट्रोलर का काम है कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी में डेटा को जो है वो ट्रांसफर करवाए। ठीक है, और उसके बाद जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सीपीयू का सिग्नल चला जाता है कि हाँ डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्नॉलेजमेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में सीपीयू को कोई भी काम सस्पेंड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसमें इसका एडवांटेज क्या होता है बच्चों, इसका एडवांटेज ये होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सीपीयू की इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन डिसएडवांटेज ये कि कम्प्लेक्स है और इसके लिए आपको जाहिर है एक हार्डवेयर चाहिए, आपको डीएमए कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अगर हमारे पास पहले डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में अगर हमारे पास बीच में सीपीयू इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो क्या होगा, 2 साइकिल होंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू तक डेटा वो अपना सिग्नल सेंड करेगी, उसके बाद सीपीयू जो है वो फिर मेमोरी तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 साइकिल आईओ टू सीपीयू, सेकेंड साइकिल सीपीयू टू मेमोरी। लेकिन जब डीएमए कंट्रोलर बीच में इन्वॉल्व होगा तो आईओ डायरेक्ट मेमोरी तक जाएगा, यानी कि टू मेक इट लेस टाइम कंज्यूमिंग आईओ टू मेमोरी, यानी कि ये एक ही साइकिल होगा, आईओ से मेमोरी तक डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है? जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि आप जब कोई भी डेटा, जैसे आप अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं सीपीयू में। ठीक है, अब क्या होता है कि जब सीपीयू ने कोई ना कोई अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करना है, सपोज उसने प्लस करना है, 2 वैल्यूज के ऐड करना है, अब 2 वैल्यू स्टोर कहाँ पे होंगी? जाहिर है आपके रैम में होंगी। क्यों? क्योंकि रैम में वो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जो कि हमने जिनको एग्जीक्यूट करवाना होता है। अब डेटा जो है 2 वैल्यू जो होंगी, सपोज वो ए और बी वैल्यू हैं, तो ए की जो वैल्यू है वो भी मेमोरी से आएगी, बी की भी जो वैल्यू है वो भी मेमोरी से आएगी। ठीक है, और सीपीयू में उन वैल्यूज को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि उनको ऐड किया जाएगा एएलयू में, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर। ठीक है, तो अब हमने एक वैल्यू लाई, ए वैल्यू। ठीक है, डेटा बस के जरिए हम ए वैल्यू लेके आए। अब ए वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है ना कि हम ए वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम बी वैल्यू लाएंगे, फिर उन दोनों को स्टोर करेंगे ना, उन दोनों को ऐड करेंगे ना। तो जाहिर है कि हमें एक छोटी सी स्टोरेज चाहिए, हमें स्टोरेज चाहिए सीपीयू के अंदर भी, जहां पे हमने उन वैल्यूज को रखना है, रख के फिर हमने उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए हमारे पास रजिस्टर्स यूज होते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है तमाम कंप्यूटर के अंदर। स्मॉलेस्ट मेमोरी हमारे पास क्या होती है? रजिस्टर होती है, और ये बहुत ही स्मॉल ऑपरेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रही होती है। ठीक है, और ये इनसाइड द सीपीयू होती है। ठीक, तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी। ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जस्ट लाइक रैम। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस जो है वक्ती होते हैं। जब आपके डेटा इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन होती है, नई वैल्यू आती है तो पुरानी रिमूव हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जब लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए, तब भी इसमें से वैल्यू रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब इसमें वो तमाम का तमाम डेटा स्टोर होता है जो आप अभी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, क्योंकि सीपीयू में वही इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए आती हैं। ठीक है, तो सीपीयू के मल्टीपल डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और हर एक रजिस्टर का अपना फंक्शन होता है, यानी कि सीपीयू के अंदर बहुत से रजिस्टर्स पाए जाते हैं और हर एक रजिस्टर का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, अब रजिस्टर साइज बताता है कि उसमें डेटा कितना स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आपका रजिस्टर जो है वो 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी, 4 का भी, 8 का भी। 1 बाइट का रजिस्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी डेटा स्टोर करेगा, 2 बाइट का रजिस्टर 2 बाइट ऑफ डेटा स्टोर करेगा।
और जितना ज़्यादा रजिस्टर का साइज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि डेटा ज़्यादा स्टोर होगा तो सीपीयू जो है वो उस डेटा को जल्दी से प्रोसेस करेगा और सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है कि डिफरेंट रजिस्टर्स होते कौन कौन से हैं। तो हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि रजिस्टर्स जो होते हैं उनका अपना अपना काम होता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो रजिस्टर है बच्चों हमारे पास है वो है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, पीसी। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्यों यूज होता है? पीसी इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पर आप क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, यानी कि जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को हमने मेमोरी से लाना होता है। ठीक है, अभी सीपीयू कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब पीसी के अंदर हमने क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि क्या स्टोर करता है, एड्रेस। किसका एड्रेस? जो इंस्ट्रक्शन हमने आगे एग्जीक्यूट नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस हमने पीसी में स्टोर करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब हमने क्या करना है, अभी हमारी 3 नंबर इंस्ट्रक्शन स्टोर एग्जीक्यूट हो रही है और हमने नेक्स्ट क्या स्टोर करना है, 4 को हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब 4 इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो स्टोर होगा पीसी के अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ठीक है, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड, इट नाउ रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जब वो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 आ जाती है तो अब हमने किस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 का। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू के अंदर हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ठीक है, और इसके ऊपर ये भी डिफरेंट रजिस्टर्स हैं सीपीयू के अंदर और ये भी डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन सा रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वो प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, लोकेशन यानी कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, अभी है कोड ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज 0, यानी कि अभी हमने क्या किया है, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है 0। ठीक है, और हमने क्या करना है, अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, 1। ठीक है, ये वाली, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन का, ये जो इंस्ट्रक्शन है 4 वाली, इसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमने ये वाला डेटा एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अभी हम कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ये वाली 0 वाली, और नेक्स्ट कौन सी होगी, 4 वाली। 4 का एड्रेस क्या है, 1। तो 1 एड्रेस कहां पे स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में, क्योंकि नेक्स्ट हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है तो इसका एड्रेस पीसी में स्टोर होगा। नेक्स्ट रजिस्टर कौन सा है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इज यूज्ड टू स्टोर द फेच्ड इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस इज आल्सो डिकोडेड इन दिस रजिस्टर। अब यहां पर क्या है, यहां पर वो कह रहा है कि वो वाली इंस्ट्रक्शन IR में स्टोर होगी जिसको हमने एग्जीक्यूट हम जो कर रहे हैं। ठीक है, फेच्ड हो चुकी है इंस्ट्रक्शन और उसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कौन सी है, यहां पर देखें कि अब देखें अभी हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन को जी एग्जीक्यूट करना है, कोड ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। अभी हमने 0 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो ये इंस्ट्रक्शन कौन से रजिस्टर में पड़ी हुई है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये हमारे पास IR रजिस्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसने इधर इस यूनिट में जाना है और इसने एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट रजिस्टर कौन सा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर is used to store memory address being used by CPU, यानी वो वाला एड्रेस स्टोर करता है जो अभी CPU यूज कर रहा है, जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। अब प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस रखता है और मेमोरी एड्रेस उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है जिसने अभी एग्जीक्यूट जो हो रही होती है। ठीक है, when CPU wants to read or write data in memory, it stores the address of that memory location in this register। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन CPU एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट कर रहा है, 0, और इसका एड्रेस कौन सा है, 0। तो अब 0 एड्रेस जो है
वो कौन स्टोर करेगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उसका एड्रेस। उसके बाद है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। अब इसमें क्या है, ये भी एक रजिस्टर है, ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। बफर भी स्मॉल मेमोरी को कहते हैं, ठीक है, बफर। अब बफर भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसका भी क्या काम होता है, जो भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू मंगवा रहा होता है, ठीक है, कोई भी सपोज उसमें वैल्यू ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो भी डेटा मेमोरी से आ रहा होता है ये जो प्रोसेस होके जो आउटपुट होती है, आउटपुट रिजल्ट, ठीक है, इनपुट जो आ रही होती है सीपीयू तक उसको भी स्टोर कर लेता है और जो आउटपुट जा रहा होता है मेमोरी, जाहिर है जो आउटपुट होगा वो पहले मेमोरी में स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा, फिर आगे जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि वो या जो डेटा आ रहा होता है मेमोरी से उसको भी स्टोर करता है मेमोरी बफर रजिस्टर, और जो डेटा जा रहा होता है जो आउटपुट होती है उसको भी स्टोर करता है मेमोरी बफर रजिस्टर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रजिस्टर है? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, स्टैक क्या होता है? अ स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस in which data is stored and retrieved in an order, ठीक है, एक ऑर्डर में डेटा को स्टोर भी किया जाता है, रिट्रीव भी किया जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, क्यू बनाते हो, एक लाइन बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप कहते हो कि आप रोल नंबर 1 वाला यहाँ पे आगे खड़ा हो जाए, रोल नंबर 2 फिर उसके पीछे चला जाए, फिर रोल नंबर 3 चला जाए, रोल नंबर 4 चला जाए। तो हमने क्या किया है, एक ऑर्डर में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को एक क्यू में लगा दिया है, एक ऑर्डर में। तो यहाँ पे भी डेटा स्टोर भी होता है, रिट्रीव भी होता है एक ऑर्डर में, ठीक है। अब ये ऑर्डर कौन सा होता है? लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आपका होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। द डेटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज रिट्रीव बिफोर रिट्रीविंग द आइटम बिलो। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यूज्ड टू मैनेज स्टैक इन कंप्यूटर, ठीक है, स्टैक मेमोरी को मैनेज करते हैं। आप देखें, अब हमारी एक मेमोरी है, ये है एक स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पहला जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर है, दूसरा यहाँ पे हम डेटा कर रहे हैं ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेटा एक ऑर्डर में होगा, ठीक है, पहले वाला डेटा पहले वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जाएगी, दूसरी यहाँ पे जाएगी, 3rd 4th 5th 6th 7th 8 एंड सो ऑन। अब इसका ऑर्डर क्या है जी? रिट्रीविंग का लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए, अब लास्ट में इन कौन सा हुआ था? ये वाला। तो जब हम स्टोर करेंगे तो लास्ट में इस डेटा को स्टोर करेंगे, और जब रिट्रीव करेंगे तो फिर भी हम जो है फर्स्ट इसको रिट्रीव करेंगे, ठीक है। अब जब हम स्टोर करते हैं तो ये वाला पहले स्टोर हुआ है, लेकिन रिट्रीव जब करेंगे तो लास्ट वाला करेंगे। लास्ट में जो इन हुआ उसको हमने पहले आउट करना है, फिर सेकंड लास्ट में जो इन हुआ, ठीक है, सेकंड लास्ट में जो इन हुआ उसको सेकंड टाइम हमने रिट्रीव करना है। इसी तरह जो थर्ड लास्ट में इन हुआ डेटा उसको हमने थर्ड टाइम जो है उसको हमने रिट्रीव करना है, यानी कि तीसरी बार, इसके बाद दूसरी के बाद हमने तीसरे को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहले हमारा क्या हुआ, ए को हमने पहले इंसर्ट किया, बी को, सी को, डी को, ई को, लेकिन जब निकालने की बारी आई डेटा को रिट्रीव करने की तो पहले हमने किसको निकाला? ई को, फिर डी को, फिर सी को, फिर बी को और फिर ए को। दैट वॉज स्टैक मेमोरी, एंड स्टैक रजिस्टर इस तरह की वैल्यूज को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क में आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स में से उनमें से हैं, क्योंकि आपने वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस किए नहीं है, तो आपने एक क्वेश्चन ये करना है, जो कंट्रोल यूनिट की एक्टिविटीज हैं वो लिखनी है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, डीएमए क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर्स का क्या पर्पस होता है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, रैम और रोम में क्या फर्क है, रोम को नॉन वोलेटाइल क्यों कहा जाता है, स्टैक क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, और डेटा और बस और एड्रेस बस में क्या फर्क है। ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट वाला, डीएमए वाला, सीपीयू रजिस्टर्स वाला, ठीक है। ये है रैम और रोम में फर्क, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम को क्यों कहते हैं, इंटरप्ट क्या होते हैं, स्टैक क्या होता है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है, और उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन 3-4 हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आप वहां से हेल्प लेकर वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपने बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस लिखने भी हैं और इनको प्रिपेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।